जी हाँ, नमस्कार प्यारे साथियों। स्वागत है आप सबका ग्लोबल स्टडी पॉइंट के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आज हम विशेष तौर पे अध्ययन करेंगे बीए पार्ट फर्स्ट सेमेस्टर के अंतर्गत पहले पेपर को लेकर, और फर्स्ट पेपर है आपके फिजिकल ज्योग्राफी को लेकर। जी हाँ, भूगोल के भौतिक आधार को लेकर आज हम विशेष तौर पे बात करेंगे। फर्स्ट पेपर है साथियों, और इसमें लगभग सेलेक्टेड क्वेश्चन आपके दे रखे हैं, छोटे क्वेश्चन भी दे रखे हैं और बड़े क्वेश्चन के केवल पॉइंट पॉइंट दे रखे हैं। अधिक जानकारी के लिए आप इस पूरे वीडियो को अच्छे ढंग से देखें, और जहाँ कहीं आपको डाउट लगे वहाँ आप कमेंट्स में ज़रूर पूछने का प्रयास करें। और आगामी दिनों में जय नारायण व्यास यूनिवर्सिटी के पेपर स्टार्ट होने वाले हैं भूगोल के, तो क्वेश्चन लेसन वाइज सारे दे रखे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है, और पहला क्वेश्चन है पृथ्वी की उत्पत्ति के सिद्धांतों को लेकर। जी हाँ, ओरिजिन ऑफ द अर्थ जो प्रमुख थ्योरीज हैं उसके बारे में दे रखा है, जिसमें पहला सिद्धांत आपको याद रखना है एक तारक सिद्धांत, और दूसरा याद रखना आपको द्वितारक सिद्धांत। एक तारक सिद्धांत के अंतर्गत तीन परिकल्पनाएं आती हैं। पहली है पुच्छल तारा परिकल्पना, जो कास्ते बफन द्वारा दी गई थी 1745 के अंतर्गत, और इसी कड़ी में जी हाँ सेकंड आपके दे रखा है वायव्य राशि परिकल्पना, जो कांट महोदय के द्वारा दी गई थी, और कांट महोदय ने परिकल्पना दी थी आपके 1755 के अंतर्गत। इसी के अंतर्गत देखिए आप थर्ड नंबर निहारिका परिकल्पना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बड़ा क्वेश्चन भी आपके निहारिका परिकल्पना का बनेगा साथियों, तो इसे अच्छे ढंग से पढ़ना है। लाप्लास महोदय ने दिया था 1796 के अंतर्गत। जी हाँ, सन याद नहीं हो तो कोई बात नहीं, आपको सिद्धांत के जो सिद्धांत करता है वो आपको ध्यान में होने चाहिए। जी हाँ, आगे बात करते हैं द्वितारक सिद्धांत के अंतर्गत आपके 5 सिद्धांत आते हैं, जिसमें से सबसे पहला है ग्रहणों परिकल्पना, चैम्बरलिन व मॉल्टन महोदय ने दी थी 1904 के अंतर्गत, और जवारी परिकल्पना जेम्स जीन्स महोदय ने और जेफ्रे महोदय ने दी थी 1919 के अंतर्गत। तो सेकंड नंबर परिकल्पना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आप इसे अच्छे ढंग से पढ़िएगा। आगे हैं द्वितारक परिकल्पना, जो आपके रसेल व लिटिलटन महोदय ने दी थी 1937 के अंतर्गत। फोर्थ नंबर पे है विद्युत चुंबकीय परिकल्पना, यह ऑफेन महोदय ने दी थी 1942 के अंतर्गत। और लास्ट में आती है आपके अंतर तारा धूलि परिकल्पना, जो आपके ऑटो श्मिड महोदय ने दी थी 1943 के अंतर्गत। जी हाँ साथियों, सिद्धांत एग्जाम में हुबहू आपको पूछे जाएंगे, और सेकंड क्वेश्चन को लेकर हम बात करते हैं। और सेकंड क्वेश्चन आपके दे रखा है ब्रह्मांड की उत्पत्ति, ठीक है ना, महाविस्फोटक सिद्धांत किसने दिया था? तो जॉर्ज लेमेंटर ने सिद्धांत दिया था। सिद्धांत का नाम है साथियों बिग बैंग सिद्धांत को लेकर। तो ये भी एग्जाम में कई बार पूछा भी जाता है, और ये सवाल तो एग्जाम में कई बार आ चुका है। मुझे पदार्थ दो, मैं पृथ्वी की उत्पत्ति करके दिखलाता हूँ, यह कथन किसका है? तो यह कथन है बफन महोदय का। तो ये आप अच्छे ढंग से याद रखें। और अगला क्वेश्चन है सूर्य की सतह से निकलने वाले आद्य पदार्थ को क्या नाम दिया जाता है? तो फिलामेंट नाम दिया जाता है। आपके फर्स्ट लेसन में ये टॉपिक दे रखा है, कहीं घबराने की आवश्यकता नहीं लेनी है। पृथ्वी के आंतरिक संरचना की जानकारी के स्रोत कौन कौन से हैं? जी हाँ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। तो पृथ्वी के आंतरिक संरचना की जानकारी के स्रोत इंटरनल ऑफ द स्ट्रक्चर को लेकर ये टॉपिक दे रखा है, जिसमें अप्राकृतिक स्रोत हैं और प्राकृतिक साधन दो दे रखे हैं। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि प्राकृतिक साधन के अंतर्गत क्या क्या आएगा। आपके अप्राकृतिक में आएगा घनत्व, दाब, प्रेशर, टेम्परेचर, ये टॉपिक पूछे जाएंगे। और प्राकृतिक साधन में आपको बताना है ज्वालामुखी विस्फोट की क्रिया है, भूकंप की क्रिया है, आणविक तत्व हैं आदि, ये इसके अंतर्गत आएंगे। जी हाँ, आगे अगले क्वेश्चन को लेकर बात करते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन देखिए आप। भूकंपीय तरंगे 3 प्रकार की होती हैं। प्राथमिक तरंग जिसको पी वेव्स कहते हैं, द्वितीयक तरंग जिसको एस वेव्स कहते हैं, सेकेंडरी वेव्स, और थर्ड नंबर पे है आपके धरातलीय तरंग जिसको लैंड वेव्स या लॉन्ग वेव्स के नाम से जाना जाता है। जी हाँ, अगला क्वेश्चन आपके अवकेंद्र
या भूकंप मूल क्या होता है। तो इसमें कहीं घबराने की आवश्यकता नहीं लेनी है साथियों। जहाँ से भूकंप की उत्पत्ति होती है, बाय द वे ये हमारी पृथ्वी है और यहाँ से भूकंप की उत्पत्ति हो रही है, तो ये आपकी क्या कहलाता है, अवकेंद्र। जी हाँ, जी हाँ। अगले क्रम में आपके जो क्वेश्चन दे रखा है वो दे रखा है अधिकेंद्र क्या होता है। तो अधिकेंद्र में कहीं नहीं उलझना है साथियों। जो अवकेंद्र हैं, भूकंप केंद्र हैं, वहाँ से भूकंप की तरंगे सबसे पहले पृथ्वी सतह पर, सरफेस पर जहाँ स्पर्श करती हैं, तो वह सतह, वह केंद्र क्या कहलाता है, आपके अधिकेंद्र। जी हाँ। अगला क्वेश्चन देखिए आप, भूकंपीय छाया प्रदेश क्या होते हैं। जी हाँ, बड़ा ही सिंपल टॉपिक है। देखिए, पृथ्वी तल के भीतर जो भूकंप की तरंगें निकलती हैं और जहाँ से जो तरंगों के क्षेत्र पर अप्रभावित रहते हैं, जहाँ तरंगें नहीं पहुँच पाती हैं, तो वो क्षेत्र क्या कहलाते हैं, आपके भूकंपीय छाया प्रदेश। तो आंसर में यही लिखा हुआ देखो, भूगर्भ में जहाँ दो भिन्न घनत्व के स्तर पाए जाते हैं और वहाँ भूकंप अप्रभावित रहता है, ऐसे क्षेत्र को भूकंप छाया क्षेत्र कहा जाता है। जी हाँ। अगला क्वेश्चन दे रखा है आपके, स्वेस महोदय के अनुसार पृथ्वी की आंतरिक संरचना को कितने भागों में बांटा गया है। तो 3 भागों में, शियाल, सीमा और निफे। ये एग्जाम में 100% बनेगा आपके क्वेश्चन। आगे दे रखा है आपके, पृथ्वी की त्रिज्या कितनी है। तो पृथ्वी की त्रिज्या आपको ध्यान में रखनी है, 6370 किलोमीटर पृथ्वी की त्रिज्या है। कहीं कहीं पर 71 भी दे रखे हैं। अगला टॉपिक है आपके, जो एग्ज़ाम में कई बार पूछा भी जाता है, और अगला जो बिंदु है, अगला जो क्वेश्चन है आपके, मोह असमंदता क्या होती हैं। तो भूगर्भ के अंतर्गत जो निचली क्रस्ट हैं साथियों, 3 भागों में बांटा गया है, क्रस्ट, मेटल और क्रोड। तो निचली क्रस्ट और ऊपरी मेंटल के मध्य जो भूभाग पाया जाता है, तो वह भूभाग क्या कहलाता है, आपके मोह असमंदता कहलाता है। जी हाँ। ऐसा कैसा क्वेश्चन एक और दे रखा है आपके, गुटेनबर्ग असमंदता क्या होती हैं। तो निचला जो मेंटल क्षेत्र हैं और बाह्य क्रोड का जो ऊपरी भाग है, उसके बीच वाला क्षेत्र क्या कहलाता है, आपके गुटेनबर्ग असमंदता कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, भू संतुलन या समस्थिति से क्या तात्पर्य है। तो इसमें कहीं नहीं उलझना आपको, सिंपल सी बात है। धरातल पर जो भी भूभाग पाए जाते हैं, जैसे पर्वत पठार हैं, झील हैं, ठीक है ना, मैदान हैं, सभी वृहद पैमाने पर भूतल के ठीक नीचे प्राय क्या होते हैं, संतुलित स्थिति में पाए जाते हैं। इन सब का आधार तल क्या होता है, एक लेवल पर होता है, तो जिसको भू संतुलन कहा जाता है। भू संतुलन की संकल्पना को सर्वप्रथम किसने दिया था। तो 1889 में डटन महोदय ने दिया था। ये आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए आप, अगला क्वेश्चन है, सत्यपूर्ति तल क्या होता है। पृथ्वी तल पर सभी भूभाग की जो आकृतियाँ दे रखी हैं, उनके जो भार हैं, वह अधः स्तर में एक रेखा पर एक सहारे एक समान हो जाते हैं। कहने का तात्पर्य, इन सबका आधार तल क्या हो जाता है, एक लेवल पर आ जाता है। तो इस असमान तल रेखा को सत्यपूर्ति तल या समतोल तल के नाम से जाना जाता है। आगे दे रखा है, वलन से क्या तात्पर्य है। सिंपल सी परिभाषा है साथियों, पृथ्वी की आंतरिक शक्तियों के कारण जो संपीड़ात्मक बल लगता है, और इस बल के कारण चट्टानें अपने स्थान पर क्या हो जाती हैं, मुड़ जाती हैं, जिसको वलन कहा जाता है। भ्रंश से क्या तात्पर्य है, पृथ्वी की आंतरिक शक्तियों के कारण जो तनावमूलक बल लगता है। तनावमूलक बल का तात्पर्य समझ गए, चट्टानें एक दूसरे के विपरीत दिशा में गति कर रही हैं, जिस कारण चट्टानें अपने आधार तल पर क्या हो जाती हैं, टूट जाती हैं। तो टूटने की क्रिया क्या कहलाती है साथियों, भ्रंशन कहलाती हैं। अगला टॉपिक है आपके, अपनति और अभिनति क्या होते हैं। तो देखिए, चट्टानें जब वलित हो जाती हैं साथियों, तो इस प्रकार से वलन देखने को मिलता है। तो ऊपर उठा हुआ जो उभार क्षेत्र है, ये तो कहलाता है अपनति, और नीचे धंसा हुआ ये जो क्षेत्र है, ये कहलाता है अभिनति। ऊपर वाला क्षेत्र अपनति, ये आपको ध्यान में रखना है। जी हाँ। आगे दे रखा है वलन के प्रकारों को लेकर। तो साथियों, बड़ा क्वेश्चन भी बनेगा आपके वलन के प्रकार। तो वलन के प्रकार में है सम्मित वलन, असम्मित वलन, एकनत वलन, समनत वलन, परिवलन, पंखाकार वलन, अधिक्षिप्त वलन, ग्रीवाखंड वलन, अवनवन वलन, खुला वलन और बंद वलन। तो ये आपके टॉपिक विशेष रूप से बनेगा और बड़े क्वेश्चन के रूप में इसको याद करना है। जी हाँ। आगे 22 नंबर वाला क्वेश्चन देखिए आप, भ्रंश के प्रकार बताइए। तो भ्रंश के प्रकारों में कहीं नहीं उलझना है, सिंपल सी बात आपको ध्यान में रखनी है कि टॉपिक आएगा आपके
भ्रंश के प्रकार। तो समांतर भ्रंश होता है, साधारण भ्रंश होता है, व्युत्क्रम भ्रंश होता है, और एक आपके दे रखा है नमन भ्रंश होता है, नतिलंबी नमन श्रपण भ्रंश होता है, और एक दे रखा है आपके सोपानी भ्रंश, आडा भ्रंश, तिर्यक भ्रंश आदि ये टॉपिक आपको ध्यान में रखने हैं। अगला क्वेश्चन है 23। आग्नेय चट्टाने इनका निर्माण जो है जलाकृत लावा से होता है। जो ज्वालामुखी क्रिया से निकलने वाली लावा जो होता है उसके ठंडे होने से होता है। और इसके जो उदाहरण दे रखे हैं साथियों, ग्रेनाइट, ग्रेबो, बेसाल्ट, पेरिडोटाइट्स और रायोलाइट्स, ठीक है ना, डायोलाइट्स आदि ये चट्टानें यहाँ देखने को मिलती हैं। अगले क्वेश्चन को लेकर बात करते हैं। जी हाँ, अगला बिंदु आपके दे रखा है आग्नेय चट्टान के बाद में अवसादी चट्टानों को लेकर। जी हाँ, अवसादी चट्टानों में जो आपके टॉपिक बनेगा तो उसमें क्या ध्यान रखना है, इन चट्टानों का निर्माण मूल शैलों के अपघटन से प्राप्त जो चूर्ण होता है, अपघटन यानी टूटने से जो चूर्ण बनता है, और अवसादों के निरंतर जमाव से। निरंतर जमाव कौन करती हैं साथियों, प्रवाहित नदियाँ प्रवाहित वायु द्वारा परत दर परत के रूप में होता जाता है, तो उसे अवसादी सेल कहते हैं या परतदार सेल कहा जाता है। इसके उदाहरण आपको ध्यान में रखना है, चूना पत्थर हैं, डोलोमाइट हैं, खड़िया पत्थर हैं, कोयला हैं, लिग्नाइट हैं आदि ये टॉपिक आपको ध्यान में रखने हैं। आगे बात करते हैं 25 नंबर क्वेश्चन को लेकर। कायांतरित चट्टान क्या होती हैं? देखो नाम से पता है, कायांतरित जिसकी काया यानी शरीर में परिवर्तन हो जाता है तो वो कायांतरित सेलें होती हैं। मूल चट्टान के अपक्षय और अपर्दन से प्राप्त पदार्थ भूगर्भ में उच्च ताप पर या फिर उच्च दाब पर या उच्च आयतन के कारण विघटित हुए बिना, यानी इसमें बिना टूटे हुए अपनी आकृति और संरचना में क्या ला लेते हैं, परिवर्तन ला लेते हैं। तो ये क्या कहलाती हैं साथियों, कायांतरित चट्टानें कहलाती हैं। इसके अंतर्गत आपको उदाहरण ध्यान रखना है, एसिड्स, स्लेट, नेस, क्वार्टरजाइट, सर्पेंटाइट, संगमरमर आदि ये शैलें आपको ध्यान में रखनी है। जी हाँ, अगले क्वेश्चन को लेकर बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर आपके सामने है 26 को लेकर। 26 में देखिए, भूकंप मापी यंत्र कौन सा है साथियों, सिस्मोग्राफ। और भूकंप मापने की तीव्रता कौन सी होती है, स्केल कौन सी होती है, रिक्टर स्केल में मापा जाता है। और भूकंपों का देश किसे कहते हैं, जापान देश को कहा जाता है। जी हाँ, अगले क्वेश्चन को लेकर बात करते हैं, कॉल्डेरा क्या होता है। तो कॉल्डेरा में कहीं नहीं उलझना है, सिंपल सी बात याद रखनी है आपको। जब ज्वालामुखी विस्फोट की क्रिया होती है तो ज्वालामुखी शंकु का जो ऊपरी भाग हो जाता है वो क्रेटर कहलाता है, और क्रेटर अगर धंस जाए तो उसे कॉल्डेरा कहते हैं। तो विशाल कटोरी नुमा क्रेटर को क्या कहा जाता है साथियों, कॉल्डेरा कहा जाता है। आगे क्वेश्चन दे रखा है 28। आग की अंगूठी से क्या तात्पर्य है, तो रिंग ऑफ फायर जिसे कहा जाता है। तो प्रशांत महासागर के तटीय जो भाग हैं, 2/3 जागृत ज्वालामुखी की मेखला पाई जाती है जिसे आग की अंगूठी या रिंग ऑफ फायर के नाम से जाना जाता है। आगे दे रखा है, भूकंप उत्पत्ति के कारण बताइए, ठीक है, ओरिजिन ऑफ अर्थक्वेक्स, इनके कारणों को बताना है। तो प्लेट विवर्तनिकी हैं, ज्वालामुखी विस्फोट की क्रिया है, चट्टानों का संकुचन है, जलीय भार है, भू असंतुलन है, वलन है, भ्रंश है आदि ये कारण आपको ध्यान में रखने हैं। और ये बड़ा क्वेश्चन भी बनेगा साथियों, तो इसको आपको अच्छे ढंग से पढ़ना है। जी हाँ, अगले क्वेश्चन को लेकर बात करते हैं 30 नंबर क्वेश्चन। ज्वालामुखीकृत आंतरिक स्थलाकृतियाँ कौन कौन सी हैं, लेकोलिथ, बैथोलिथ, फैकोलिथ, लेपोलिथ, सिल, डाइक और डॉट। इसके डायग्राम भी आपको बनाने हैं और ये भी बड़ा क्वेश्चन आपके बन सकता है। अगला क्वेश्चन दे रखा है, ज्वालामुखी के प्रकार। देखो ज्वालामुखी के मूल रूप से जो प्रकार होते हैं वह केंद्रीय उद्भेदन के आधार पर अगर बात करें तो हवाई तुल्य, स्ट्राम्बोली, वॉल्केनो, विसुवियस और पीलियन ज्वालामुखी देखने को मिलते हैं। जी हाँ, इसी प्रकार आगे जो टॉपिक दे रखा है, पर्वतों का वर्गीकरण। उत्पत्ति के आधार पर पर्वतों का वर्गीकरण, तो आपको ध्यान में रखना है, वलित पर्वत होते हैं, गुमंदाकार होते हैं, संग्रहित पर्वत होते हैं, भ्रंशोत पर्वत होते हैं और अवशिष्ट पर्वत होते हैं। और आयु संरचना के आधार पर देखें साथियों, तो चरणीय पर्वत
कैलेडोनियन पर्वत, हर्षनियन पर्वत, अल्पाइन पर्वत आदि देखने को मिलते हैं। जी हाँ, अगले क्वेश्चन को लेकर बात करते हैं। जी हाँ, अगला क्वेश्चन आ रहा है आपके 33 नंबर। पर्वत निर्माणकारी सिद्धांत कौन कौन से हैं? तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन बन भी जाए तो आपको ध्यान में रखना है, भूसन्नति का सिद्धांत दिया था क्रॉबर महोदय ने। इसी प्रकार सहवन तरंग सिद्धांत किसने दिया था? होम्स महोदय ने। और रेडियो एक्टिव सिद्धांत जॉली महोदय ने। तो ये 3 सिद्धांत आपको ध्यान में रखने हैं। जी हाँ, आगे दे रखा है आपके 34 नंबर वाला क्वेश्चन, झीलों के प्रकार को लेकर। तो झीलों के प्रकार ये भी आपके बड़े क्वेश्चन के रूप में बन सकता है, तो इसको ज़रा ध्यान से देखें आप। झीलों के प्रकार जल स्वाद के आधार पर 2 प्रकार की झीलें होती हैं। खारे पानी की झीलें जिनको लवणीय झील कहा जाता है, मीठे पानी की झीलें जिन्हें अलवणीय झील कहा जाता है। आकार के आधार पर आपके महान झीलें, विशाल झीलें, वृहद झीलें और लघु झीलें होती हैं। निर्माण के आधार पर प्राकृतिक झीलें होती हैं और कृत्रिम झीलें होती हैं। स्थिति के आधार पर अगर देखा जाए तो पहाड़ी पर स्थित झीलें पहाड़ी झीलें, पठारी झीलें, मैदानों में स्थित मैदानी झीलें, मरुस्थलीय झीलें और तटवर्ती झीलें आती हैं। तो इन सब के आपको एग्जाम्पल पता होने चाहिए और डेफिनेशन पता होनी चाहिए। आगे बात करते हैं साथियों 35 नंबर क्वेश्चन, अपक्षय। पृथ्वी के बाह्य शक्तियों के कारण, बाह्य शक्तियाँ कौन सी हैं? प्रवाहित जल, प्रवाहित वायु के कारण चट्टानों का जो अपघटन होता है, चट्टानें जो टूट जाती हैं, तो टूटने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? आपके अपक्षय कहलाती हैं। अप्रदन क्या होता है साथियों? अप्रदन का तात्पर्य होता है ट्रांसपोर्टेशन करना, परिवहन करना। तो प्रवाहित जल या वायु के द्वारा जो चट्टानों का, अपक्षित पदार्थों का परिवहन एक स्थान से अन्य स्थान पर निक्षेपित कर दिया जाता है, तो इस क्रिया को क्या कहते हैं साथियों? अप्रदन कहा जाता है। अगला टॉपिक है आपके 37 नंबर क्वेश्चन, अनाच्छादन क्या होता है? तो अनाच्छादन में कहीं नहीं उलझना है। जब भूपटल पर अपक्षय और अप्रदन की दोनों क्रिया संयुक्त रूप में हो रही हो तो उस क्रिया को क्या कहा जाता है? अनाच्छादन कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए 38 नंबर, त्रिकट या त्रिसंतुलन सिद्धांत क्या होता है? यह सिद्धांत डेविस महोदय ने दिया था। अप्रदन चक्र की जो स्थलाकृतियाँ हैं वो 3 अवस्थाओं में बनती हैं, संरचना, प्रक्रम और अवस्था, इसलिए इसको त्रिकट सिद्धांत कहा जाता है। देने वाले कौन थे? डेविस महोदय। आगे दे रखा है भौतिक या यांत्रिक अपक्षय। पृथ्वी तल पर भौतिक या यांत्रिक अपक्षय क्या होता है? तो पृथ्वी तल पर वायुमंडलीय क्रियाओं जैसे तापमान के द्वारा, वर्षा के द्वारा, हिम वर्षा के द्वारा जो चट्टानों पर प्रभाव देखने को मिलते हैं, चट्टानें अपने स्थान पर तड़क या टूट जाती हैं, तो उसको क्या बोलते हैं? भौतिक अपक्षय के नाम से जाना जाता है। जी हाँ, आगे 40 नंबर क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं। डेविस व पेंक महोदय के अप्रदन चक्र की यहाँ पर आपको क्या करनी है साथियों? अंतर बताना है कि दोनों में क्या क्या अंतर देखने को मिलता है। जी हाँ, तो दोनों के अंतर को देखिए आप। पहला अंतर, इनके अनुसार, इन डेविस के अनुसार किसी भी भूभाग का उत्थान पूरा होता है और फिर बाद में अप्रदन की क्रिया होती है, दोनों क्रियाएं साथ नहीं होती हैं। जबकि पेंक महोदय क्या बताते हैं? उत्थान और अप्रदन साथ साथ संचालित होते हैं, बाद में उत्थान रुक जाता है और अप्रदन की क्रिया निरंतर चलती रहती हैं। दूसरा पॉइंट दे रखा है, स्थल भाग के उत्थान की दर बहुत तीव्र होती हैं, जबकि यहाँ स्थल भाग के उत्थान की दर क्या होती है साथियों? असमान होती हैं, तीव्रता नहीं होती हैं। उत्थान की अवधि बहुत कम होती है, या उत्थान की अवधि क्या होती है साथियों? लंबी होती हैं। यहाँ अप्रदन चक्र की 3 अवस्थाएं बता रखी हैं, तरुणावस्था, प्रौढ़ावस्था और जीर्णावस्था, जो मानव जीवन से रिलेटेड होती हैं। और यहाँ पर 3 अवस्थाएं बता रखी हैं, आपस्थि जिंडे, ग्लक फार्मिंग और आबस्थि जिंडे, ये पेंक महोदय ने बताया था। जी हाँ, 5 नंबर बिंदु देखिए आप, दोनों के डिफरेंट को लेकर अगर बात करें तो क्या दे रखा है वो देखिए। यहाँ पर दृश्य भूमि जो है, जो भूमि हमें दिखाई दे रही है, उसमें संरचना, प्रक्रम और अवस्था, ये 3 हमें पॉइंट देखने को मिलते हैं। यहाँ दृश्य भूमि पर उत्थान की दर और निम्नीकरण की दर पर देखने को मिलती हैं। जी हाँ, अगले बिंदु को, जी हाँ, अगला बिंदु दे रखा है आपके अप्रदन चक्र में है, ढाल का महत्व नहीं है, जो पॉइंट दे रखा है विशेष रूप से, और इसमें ढाल के विकास का महत्व दे रखा होता है। 7 नंबर बिंदु देखिए आप, अप्रदन चक्र में 3 विकास क्रम
प्रथम, द्वितीय और तृतीय अवस्था में देखने को मिलता है। अर्थात प्रथम व द्वितीय अवस्था में क्या होता है, उत्थान की अवस्था देखने को मिलती है और किसी भी अवस्था में उत्थान स्थिर नहीं रहता है। और यहाँ पर 5 अवस्थाएं होती हैं। प्रथम में उत्थान, द्वितीय और तृतीय में लगभग एक समान रहता है और उसके बाद चतुर्थ और पंचम में उत्थान कम हो जाता है। डेविस के अपरदन चक्र की अंतिम अवस्था को समतलप्राय मैदान की संज्ञा दी गई है और यहाँ अंतिम अवस्था को इंड्रम कहा जाता है। तो ये आपको मुख्य रूप से ध्यान में रखना है साथियों, अगर अंतर को लेकर अगर आपके टॉपिक बन जाए तो। आगे दे रखा है 41 नंबर क्वेश्चन, देखिए आप, जल विभाजक से क्या तात्पर्य है। तो धरातल का वह उच्च भूमि या ऊंचा भूभाग जो दो नदी तंत्रों को या दो नदी बेसिन को क्या करता हो, अलग करता हो, तो वह जल विभाजक कहलाता है। जैसे उदाहरण के तौर पे अरावली एक जल विभाजक का कार्य करती हैं राजस्थान क्षेत्र में। अगला क्वेश्चन है नदीकृत अपरदनात्मक स्थलाकृतियों को बताइए। तो ये बड़ा क्वेश्चन बनेगा आपके। वी आकार की घाटी अपरदनात्मक स्थलाकृतियाँ अलग होती हैं साथियों और निक्षेपणात्मक अलग होती हैं। तो वी आकार की घाटी गार्ज, कैनियन, जल गर्तिका, जलप्रपात, अवनमित कुंड, नदी वेदिकाएं, नदी विसर्ग, गोखुर झील आदि यहाँ देखने को मिलेंगे। अगला क्वेश्चन आपके नदीकृत निक्षेपणात्मक स्थलाकृतियाँ, तो जलोढ़ शंकु, नदी तटबंध, बाढ़ का मैदान, छाड़न झील, नदी तटबंध, डेल्टा आदि यहाँ पर देखने को मिलेंगे। जी हाँ। अगला क्वेश्चन आपके 44 नंबर क्वेश्चन, वो देखिए, वो है भूमिगत या क्रास्ट निर्मित स्थलाकृतियों को आपको बताना है। तो भूमिगत या क्रास्ट निर्मित स्थलाकृतियों में क्या बताओगे, लेपिज, घोलरंध्र, विलयरंध्र, युवालाज, पोलजी, डोलाइन, ध्वस्तरंध्र, क्रास्ट खिड़कियाँ, प्राकृतिक पुल, कंदराएं, हम्स, क्रास्ट घाटी, क्रास्ट झीलें आदि देखने को मिलेंगे। तो ये भी आपके निबंधात्मक क्वेश्चन के रूप में बनेगा। अगला दे रखा है भूमिगत या क्रास्ट निर्मित निक्षेपणात्मक स्थलाकृतियों को बताना है। तो क्या बताओगे, आश्च्युताश्म, निश्च्युताश्म, गुहा स्तंभ और ज्यूडीज और वग्स और ड्रिप स्टोन आदि देखने को मिलते हैं। अगला दे रखा है आपके हिमानीकृत अपरदनात्मक स्थलाकृतियाँ, जिसमें यू आकार की घाटी, गिरिशृंग, नूनाटक, कोल, हिमगहर, लटकती घाटी, हिम शौपान, रॉस मुटेनो, श्रृंगपुच्छ, फ्रियोड तट आदि देखने को मिलते हैं। जी हाँ साथियों, 47 नंबर क्वेश्चन को लेकर बात करते हैं। हिमानीकृत निक्षेपणात्मक स्थलाकृतियाँ, जो हिम नदियाँ होती हैं वह निक्षेपण से कुछ स्थलाकृतियाँ बनाती हैं, जैसे हिमोडक, विस्थापित शिलाखंड, ड्रमलिन, एस्कर आदि देखने को मिलते हैं। अगला क्वेश्चन, वायुकृत, अगला क्वेश्चन आपके वायुकृत अपरदनात्मक स्थलाकृतियों को बताइए। तो ये भी आपके वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं। वायुकृत में क्या आएगा आपके, वातग्रत, जयुगैन, यारदांग, इंसेलबर्ग, भूस्तंभ, जालीदार शिला, त्रिपटक, पुल, खिड़की आदि देखने को मिलते हैं। आगे 49 नंबर क्वेश्चन देखिए, निक्षेपणात्मक स्थलाकृतियों में बरखान वायुकृत, उर्मिकाएं, लॉयश, भालुका स्तूप, पलाया, बजादा, पेडिमेंट, धूल पिचास आदि देखने को मिलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए आप 50 नंबर क्वेश्चन देखिए, बालुका स्तूपों के प्रकार बताइए। तो बरखान होते हैं, अनुप्रस्थ बालुका स्तूप होते हैं, अनुदैर्ध्य स्तूप होते हैं, सिफ होते हैं आदि आपको ध्यान में रखने हैं। आगे दे रखा है वायुमंडल के संगठक कौन कौन से हैं, किन किन से वायुमंडल बना है। तो वायुमंडलीय गैसें आ जाती है साथियों, जलवाष्प आ जाता है और धूल के कण यहाँ देखने को मिलते हैं। अगला क्वेश्चन, वायुमंडलीय गैसों का आपको प्रतिशत के आधार पर बताना है कि सबसे अधिक गैस कौन सी पाई जाती है, सबसे कम गैस कौन सी पाई जाती है वायुमंडल के अंतर्गत। तो सबसे अधिक है नाइट्रोजन जो आपके 78.03% है। सेकंड नंबर पर है ऑक्सीजन 20.99% है। फिर ये आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन आदि गैसें देखने को मिलती हैं। वायुमंडलीय परतों को लेकर अगर बात करें तो कौन कौन सी होती हैं साथियों, शोभ मंडल, समताप मंडल, ओजोन मंडल, आयन मंडल और बहिर्मंडल। और समताप मंडल में पाई जाती हैं आपके कौन सी, जो सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को रोकती हैं, ओजोन परत। ठीक है ना, ये आपको ध्यान में रखना है। जी हाँ, आगे दे रखा है आपके अगला टॉपिक
उपसौर और अपसौर क्या होता है। 54 नंबर क्वेश्चन देखिए। देखो, अपसौर की स्थिति का तात्पर्य है साथियों, जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में अधिकतम दूरी होती है 4 जुलाई को, उसको अपसौर कहा जाता है। और उपसौर 3 जनवरी की स्थिति देखने को मिलती है, जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में कम दूरी देखने को मिलती है। तो यह दूरी भी आपको याद रखनी है। अधिकतम 15 करोड़ 20 लाख और न्यूनतम 14 करोड़ 80 लाख दूरी देखने को मिलती है। ये क्वेश्चन आपके बड़े क्वेश्चन के रूप में भी बन सकता है, तो इसको आप अच्छे ढंग से देखिएगा। क्वेश्चन क्या दे रखा है, देखो क्वेश्चन दे रखा है सूर्य ताप को प्रभावित करने वाले कारकों को बताइए। तो कौन कौन से कारक हैं? सूर्य की किरणों का तिरछापन, दिन की अवधि, स्थल व जल का प्रभाव, सूर्य कलंक, समुद्र से ऊंचाई, वायुमंडल की स्वच्छता, धरातल का ढाल आदि ये प्रभावित करते हैं। जी हाँ। अगला क्वेश्चन है 57, पवनों का वर्गीकरण बताइए। धरातल पर क्षैतिज रूप से जो गतिशील वायु हैं उसको पवन कहा जाता है। और पवनों को मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा गया है, स्थायी पवनें, सामयिक पवनें और स्थानीय पवनें। अब बात करें साथियों स्थायी पवनों को लेकर, तो स्थायी पवनों के अंतर्गत व्यापारिक पवनें, पछुआ पवनें और ध्रुवीय पवनें आएगी। और सामयिक पवनें जो समय के अनुसार चलती हैं, मानसूनी पवनें, स्थल व जल समीर और पर्वत घाटी समीर आदि देखने को मिलेगी। और स्थानिक समीर में अगर बात करें, जो कुछ स्थान विशेष पर चलती हैं, जैसे आपके दे रखा है स्थान विशेष में चिनुक पवनें, फोहन पवनें, सिराक पवनें, हरमटन पवन, मिस्टल पवन, बोरा पवन, ब्लिजार्ड पवन और लू पवन के बारे में दे रखा है। आगे देखिए आप 58 नंबर क्वेश्चन, वायुमंडल को प्रभावित करने वाले कारक। तो तापमान में अंतर एक कारक ही आपको ध्यान में रखना है। आर्द्रता, उच्चावच, पृथ्वी की दैनिक गतियाँ और प्रचलित पवनें, ये सभी वायुदाब को क्या करती हैं साथियों? प्रभावित करती हैं। और वायुदाब को मापने की इकाई क्या होती है साथियों? मिलीबार होती हैं। ठीक है। और मापने का यंत्र बैरोमीटर, ये आपको ध्यान में रखना है। अगला है आर्द्रता के प्रकार बताइए। तो वायुमंडल में उपस्थित जल वाष्प की मात्रा को हम क्या कहते हैं साथियों? आर्द्रता कहते हैं। आर्द्रता कितने प्रकार की होती हैं? 3 प्रकार की होती हैं, निरपेक्ष आर्द्रता, सापेक्ष आर्द्रता और विशिष्ट आर्द्रता। तो ये आपको ध्यान में रखना है। वर्षा के कितने प्रकार हैं? 3 प्रकार दे रखे हैं, सहवन्य वर्षा, पर्वतीय वर्षा, चक्रवाती वर्षा। तो ये आपको पॉइंट ध्यान में रखना है। आगे दे रखा है चक्रवाती वर्षा क्या होती है या चक्रवात क्या होता है? वायु राशि का वह भंवर जिसके केंद्र में क्या हो साथियों? निम्न वायु दाब हो, बाहर की ओर उच्च वायु दाब हो, अतः पवनों की गति बाहर से भीतर की ओर प्रवेश करे, तो इससे क्या कहते हैं साथियों? चक्रवात के नाम से जाना जाता है। आगे है शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात क्या होते हैं? ये निम्न वायु दाब के चक्रवात होते हैं और गोलाकार होते हैं या अंडाकार होते हैं। ये चक्रवात 35 से 65 डिग्री के मध्य प्रवाहित होते हैं, यानी अक्षांशों के बीच में प्रवाहित होते हैं। और इनका प्रवाह पश्चिम से पूर्व की ओर पछुआ पवनों के साथ गतिशील होता है। तो ये आपको विशेष रूप से ध्यान में रखना है। जी हाँ। आगे बात करते हैं 63 नंबर क्वेश्चन को लेकर। उष्ण कटिबंधीय चक्रवात क्या होते हैं साथियों? पृथ्वी तल पर कर्क व मकर रेखा के मध्य उत्पन्न होने वाले सभी वायुमंडलीय विक्षोभों को उष्ण कटिबंध चक्रवात कहा जाता है। उष्ण यानी गर्म, तो गर्म वाले कहाँ देखने को मिलेंगे? भूमध्य रेखा के निकट। और भूमध्य रेखा के सहारे गमन करते हैं। कौन कौन से आते हैं साथियों? हरिकेन, टाइफून, टॉर्नेडो, विली विली। तो ये आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन आपके 64 नंबर क्वेश्चन, और 64 आपके बड़े क्वेश्चन के रूप में प्रश्न बनेगा। महासागरीय जल के तापमान को प्रभावित करने वाले कारकों को बताइए। तो आप क्या बताओगे? अक्षांशीय स्थिति प्रभावित करती हैं, जल व स्थल का वितरण प्रभावित करता है, दिन की अवधि प्रभावित करती हैं, वायुमंडल की स्वच्छता, सूर्य व पृथ्वी की दूरी, समुद्री धाराएं और प्रचलित पवनें प्रभावित करती हैं। जी हाँ। आगे 65 नंबर क्वेश्चन देखिए। महासागरीय लवणता को प्रभावित करने वाले कारक। समुद्र में जो लवणता है NaCl है, उसको प्रभावित करने वाले कारक में क्या बताओगे? वाष्पीकरण, नदियों की आपूर्ति, वर्षा, ये सभी कारक क्या करते हैं? प्रभावित करते हैं। सागरीय धाराएं, ज्वालामुखी विस्फोट, सागरीय लवणता के जो स्रोत हैं साथियों, सोडियम क्लोराइड,
मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम ब्रोमाइड और मैग्नीशियम सल्फेट, ये मुख्य रूप से आते हैं। जी हाँ। अगला क्वेश्चन, महासागरीय निक्षेप को लेकर, महासागर की तली में जो अवसाद का जमाव हो जाता है उसको क्या कहते हैं साथियों? महासागरीय निक्षेप के नाम से जाना जाता है। आगे 67 नंबर क्वेश्चन देखिए आप। महासागरीय निक्षेप के स्रोत कौन कौन से दे रखे हैं? एक तो होते हैं साथियों स्थलजात, एक होते हैं जैविक निक्षेप। स्थलजात में आप क्या बताओगे? बोल्डर हैं, बजरी हैं, रेत हैं, गाद हैं, मृतिका हैं, नीला पंख है, लाल पंख है, हरा पंख है, ये सभी आप स्थलजात के अंतर्गत बताओगे। जैविक निक्षेप में क्या बताओगे? कार्बनिक निक्षेप जैसे ग्लोबिजेरिना पंख, टेरोपोड पंख, डाइटम पंख, रेडियो लेरियम पंख। अकार्बनिक में क्या बताओगे आप? लाल मृतिका, धूल के कण आदि देखने को मिलते हैं। जी हाँ। आगे 68 नंबर क्वेश्चन देखिए आप। महासागरीय नितल की बनावट तो 4 भागों में बांटा गया है साथियों। इसका आपको डायग्राम बनाना है। महाद्वीपीय निमग्न तट, महाद्वीपीय ढाल, महासागरीय मैदान और महासागरीय ग्रत मुख्य रूप से देखने को मिलते हैं। आगे है 69 नंबर क्वेश्चन, विश्व का सबसे गहरा ग्रत कौन सा है? तो प्रशांत महासागर में स्थित है जिसका नाम है मैरियाना ग्रत। 11,033 मीटर उसकी गहराई आपको ध्यान में रखनी है। आगे दे रखा है 70 नंबर क्वेश्चन देखिए आप। ज्वार भाटा तो कहने की आवश्यकता ही नहीं है। समुद्री जल तट की ओर जो आगे बढ़ता है उसको क्या बोलते हैं? ज्वार। और वापस समुद्र की ओर पीछे खिसकता है तो उसको क्या बोलते हैं? भाटा। और इनकी उत्पत्ति के कारण क्या है साथियों? गुरुत्वाकर्षण बल और अपकेंद्रीय बल। गुरुत्वाकर्षण बल किन किन का? सूर्य और चंद्रमा का। अपकेंद्रीय बल पृथ्वी तल का। तो ये आपको मूल रूप से ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन है आपके 71 नंबर, वृहद ज्वार की स्थिति कब होती है? तो देखो साथियों, कहीं नहीं घबराना है। वृहद ज्वार में एक तरफ सूर्य, ठीक है, एक तरफ चंद्रमा और एक तरफ हमारी पृथ्वी, जब तीनों एक लाइन में हो जाते हैं, 180 डिग्री एंगल पर हो जाते हैं, तो सूर्य और चंद्रमा जब क्षैतिज रूप में एक ही दिशा में पृथ्वी के ऊपर गुरुत्वाकर्षण बल लगाते हैं तो इससे जो ज्वार उत्पन्न होता है वो कैसा होता है साथियों? वृहद ज्वार की स्थिति देखने को मिलती है। और वृहद ज्वार प्रत्येक अमावस्या और पूर्णिमा को हमें देखने को मिलता है। जी हाँ। ऐसे कैसे 72 नंबर क्वेश्चन है साथियों, लघु ज्वार। तो लघु ज्वार में कहीं नहीं उलझना है। ये अपना सूर्य है, ये हमारी पृथ्वी है और ये चंद्रमा की स्थिति है। जब सूर्य, पृथ्वी, चंद्रमा समकोण की स्थिति में होते हैं तो इस कंडीशन को क्या कहते हैं? लघु ज्वार। और यह स्थिति हमें प्रत्येक शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष की अष्टमी को देखने को मिलती है। अगला क्वेश्चन देखिए आप 73 नंबर क्वेश्चन, अंध महासागरीय धाराएं। जी हाँ, धाराओं का सवाल जरूर पूछा जाएगा तो कहीं नहीं घबराना है। गल्फ स्ट्रीम की धारा अंध महासागर की है, कन्नारी की धारा है, लेब्राडोर की धारा है, पूर्वी ग्रीनलैंड की धारा है, ब्राज़ील की धारा है, फॉकलैंड की धारा है और वेगुएला की धारा है। आगे 74 नंबर क्वेश्चन देखिए, प्रशांत महासागरीय धाराएं कौन कौन सी हैं? क्यूरोशिवो की धारा, सुशिमा की धारा, क्यूराइल की धारा, कैलिफोर्निया की धारा, हम्बोल्ट और पेरू की धारा, ये मुख्य रूप से आपको ध्यान में रखनी है। आगे बात करते हैं 75 नंबर क्वेश्चन को लेकर। तो 75 नंबर क्वेश्चन में देखिए, अल नीनो धारा क्या होती है? तो अल नीनो साथियों, दक्षिणी प्रशांत महासागर में जो पेरू की धारा है, जिसका अर्थ होता है बालक ईसा होता है, और यह धारा पछुआ पवनों के कारण पूर्व में दक्षिणी अफ्रीका के तट पर एक गर्म जल धारा के रूप में तापमान को बढ़ा देती हैं और इस धारा के प्रभाव से भारतीय मानसून क्या हो जाता है साथियों? कमजोर हो जाता है। अतः भारत में सूखा और अकाल की स्थिति उत्पन्न होती है अल नीनो धारा के कारण। जी हाँ साथियों, जो सिलेक्टेड टॉपिक थे आपके पाँचों यूनिट के, जो 75 क्वेश्चन आपको बताए गए हैं, और आप इन 75 क्वेश्चन के लिए कहीं नहीं उलझना है। ये कहीं दिक्कत हो तो इस नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं, और जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय के जो सिलेक्टेड टॉपिक हैं वो आपको अगले वीडियो में भेजे जाएंगे। उसमें केवल क्वेश्चन रहेंगे साथियों, उन क्वेश्चन को आपको अच्छे ढंग से याद करना है। प्रत्येक यूनिट के अलग अलग क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो ये 75 जो क्वेश्चन है, इनके साथ आंसर भी दे रखे हैं, तो इनको आपको अच्छे ढंग से पढ़ना है। और जहाँ कहीं दिक्कत हो, समस्या हो, तो आपको कमेंट्स में टॉपिक भेजना है, तो मैं आपको वापस रीसेंड कर सकता हूँ। तो एग्ज़ाम की आप बिल्कुल निश्चिंत रूप से तैयारी करें, मेहनत करें और अच्छे नंबर प्राप्त करें। जी हाँ।